बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी, ये दुपट्टा कैसा लग रहा है? मैंने आईने के सामने खड़े होकर पूछा। अम्मी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। बहुत प्यारी लग रही हो नायाब, जैसे हमेशा लगती हो। मेरी अम्मी का यह कहना मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। आज पप्पो राबिया बेगम के यहाँ सालगिरह की दावत थी और वहाँ सैफ भी आने वाला था। दिल बेकाबू हो रहा था। बचपन का मंगेतर था, लेकिन बात अब दिल के रिश्ते से बहुत आगे निकल चुकी थी। मैं उसे चाहती थी, इतना कि ये चाहत सांस बन चुकी थी। जब हम दावत में पहुंचे तो सब कजन्स इकट्ठे हो चुके थे। हंसी मजाक, शोर शराबा और कहे कहूं की गूंज में मैंने दूर से उसे देखा। सफेद शलवार कमीज में वो बहुत वजी लग रहा था। मेरी नजर रुक गई और उसकी नजर मुझ पर पड़ते ही मुस्कुरा दी। मेरी पलकें खुद ब खुद झुक गईं। कमरे में सब अपनी अपनी बातों में मशगूल थे, लेकिन मेरे कान सिर्फ एक जुमला सुनने के लिए तैयार थे, उसकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम नायाब। वो मेरे करीब आया। आवाज नरम थी और दिल को छू गई। वालेकुम अस्सलाम, मैंने नजरें झुकाकर कहा और तेजी से किचन की तरफ निकल गई। दिल की धड़कन तेज थी, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हूं। मुझे याद है बचपन में पुप्पो ने सबके सामने मेरे हाथ में सैफ की छोटी सी रिंग पहनाई थी। सबने तालियां बजाई थी। सबने कहा था मंगेतर मंगेतर। वो दिन था और आज का दिन। मैंने उसके सिवा किसी को दिल में आने ही नहीं दिया। काफी देर के बाद पुप्पो राबिया बेगम मेरे पास आई। मैं छोटे बच्चों को केक खिला रही थी। वो आकर मेरे बराबर बैठ गई। उनके हाथों में हल्की सी कपकपाहट थी। नायाब, बेटा घर के कामकाज कर लेती हो ना? मैंने मुस्कुराकर कहा। जी पुप्पो, कॉलेज से आकर जितना हो पाए कर लेती हूँ। थकावट हो जाती है, लेकिन अम्मी के हाथ बटाने की कोशिश करती हूँ। पुप्पो की आंखों में कुछ खास था, जैसे कोई बात कहने वाली हो। फिर वो आहिस्ता से बोली, बेटा मेरी तबीयत अब वैसे नहीं रहती, कमज़ोर हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम और सैफ अब शादी कर लो, जल्द अज जल्द। मुझे लगा जैसे मेरे कदम जमीन पर नहीं रहे। दिल की धड़कन ने कौसे कज़ा ओढ़ ली थी। वो वाकई? मेरी आवाज़ धीमी और हैरत ज़दा थी। हाँ बेटा, तुम बचपन से मेरी बहू हो, लेकिन अब रस्मी तौर पर तुम्हें अपने घर लाना चाहती हूँ। मैं उनके हाथ थाम कर बस सर हिला सकी। दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। मैंने आसमान की तरफ देखा, जैसे दुआ को सच होता देखा हो। उस रात जब मैं घर वापस आई तो किसी और ही दुनिया में थी। मैंने अपना बैग फेंका, अपनी डायरी खोली और लिखने लगी, सैफ तुम मेरे हो, अब हमेशा के लिए। दिन गुजरते गए। मैं अपने कॉलेज में सैफ की तस्वीर ले गई। अपने दोस्तों को दिखाई तो सबने शोर मचा दिया। ओह माय गॉड नायाब, वो तो हीरो लगता है, नेहा ने कहा। मैं शर्मा गई। बस ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा बचपन का रिश्ता है। बस? तुम पागल हो, तुम्हें पता भी है कि तुम कितने खुशनसीब हो। मैंने उनकी बातों पर सिर्फ मुस्कुरा दिया। उनके लिए वो एक पुरकशिश चेहरा था, मेरे लिए वो पूरा जहां। कभी कभी सोचती थी, क्या वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचता होगा? क्या वो भी मेरी तरह इस रिश्ते को दिल से कबूल करता है? लेकिन उसकी नजरें, उसकी मुस्कुराहट मुझे हमेशा यकीन दिलाती थी कि हाँ, वो भी मुझे चाहता है। एक दिन मैं छत पर खड़ी थी, हवा चल रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और सोचने लगी, सैफ जब मेरे करीब होता है तो सब कुछ ठीक लगता है। वो लम्हे जब वो मुझे देखकर मुस्कुराता था, मेरे दिल पर मोहर सबत कर देते थे। फिर अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर पप्पो का नाम चमक रहा था। मैंने झट से कॉल उठाई। नायाब, बेटा कैसी हो? जी पप्पू, मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? बस बेटा, तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तुम्हारे अब्बू से बात करनी है, उनसे शादी की तारीख लेना चाहती हूँ। यह सुनकर मेरी आंखें भर आईं। जी पप्पू, मैं इंतजार कर रही हूँ। दिल खुशी से पागल हो रहा था। ऐसा लगा जैसे दुआएं कबूल हो चुकी हूँ। मैंने उस रात सजदे में जाकर शुक्र अदा किया। सैफ, तुम और मैं अब एक होने वाले हैं। ये वक्त, ये लम्हा मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नायाब, जरा नीचे आकर सालन देख लो, जल ना जाए। अम्मी की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई। मैं अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। उसी का सिलसिला था जो पिछले हफ्ते फूफो की बातों से शुरू हुआ था। मैंने जल्दी से पेन बंद किया, डायरी बंद की और नीचे किचन की तरफ भागी। नीचे जाकर चूल्हे की आंच धीमी की, हांडी चम्मच से हिलाई तो खुशबू पूरे किचन में फैल गई। अम्मी ने मुझे देखा तो मुस्कुरा दी। लगता है आज तुम बहुत खुश हो। मैंने नजरें चुराई, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेकरारी भी थी। अब तक फुप्पो या अब्बू के दरमियान कोई खास बात नहीं हुई थी। रोज सोचती थी कि शायद आज तारीख तय होगी, लेकिन हर दिन खामोशी से गुजर जाता। उस दिन शाम को जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर नेहा का नाम आया। हेलो नेहा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बताओ तुम वाकई ठीक हो ना? आप? उसके सवाल पर मैं थोड़ा सा उलझी। हाँ भाई, क्यों, क्या हुआ? नेहा की आवाज़ थोड़ी बदल गई। नायाब,
ये मत कहना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। नेहा, साफ साफ बात करो, क्या कहना चाह रही हो? नायाब, सैफ ने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया है। मेरे हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। क्या कहा तुमने? हाँ, यही बात खानदान भर में गूंज रही है, सब जानते हैं, तुम ही नहीं जानती। मैं हक्का बक्का रह गई। ये तुम क्या कह रही हो? कल तो फुप्पो कह रही थी कि शादी की तारीख लेने आ रही है। बस वो सब कहने की बातें थी, असल बात यही है। मेरी जबान गंग हो गई। नेहा मुसलसल बोल रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैंने झट से बात काट दी। देखो नेहा, अगर ऐसी कोई बात हुई हो तो सबसे पहले मुझे पता होता। तुम इन बातों पर यकीन मत करो, सैफ ऐसा नहीं है। ठीक है नायाब, जैसा तुम मुनासिब समझो। मैंने कॉल बंद कर दी। अब कमरे की दीवारें भी मुझे अजनबी लगने लगी थी। मैंने खिड़की खोली। बाहर शाम का धुंधल का फैला हुआ था। एक खामोश तूफान मेरे अंदर चल रहा था और मैं किसी को कुछ कह नहीं सकती थी। उस रात मैंने खाना नहीं खाया। अम्मी ने पूछा तो मैंने कहा, अम्मी बस सर में थोड़ा दर्द है। अगले दिन कॉलेज में क्लास के दौरान भी मेरा ध्यान बटा हुआ था। लेक्चरार कुछ समझा रही थी और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। सामने दरख्त पर बैठा परिंदा बार बार अपने परों को फैला रहा था, जैसे उड़ना चाहता हो लेकिन कुछ रोक रहा हो। नायाब, तुमसे कुछ पूछा है? लेक्चरार ने आवाज दी। जी मैम। सवाल था, जब मुआशरती रवैये फर्द की जहनी हालत पर असरअंदाज हों तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रेशर? सोशल प्रेशर। बिल्कुल। मैंने सर हिला दिया, लेकिन दिल में कुछ और चल रहा था। दोपहर को मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में गई। मैंने नफ्सियात की एक किताब निकाली। किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था, मगर चाहती थी कि मैं खुद को मसरूफ रखूं। वापसी पर रक्शे में बैठते ही नीचे नजर गई तो दो बच्चे गली में खेल रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, तू मेरा दोस्त है ना, तो फिर मेरा साथ देगा ना? ये बात सुनकर मेरे दिल में चोट लगी। क्या सैफ भी मेरा साथ छोड़ चुका है? घर पहुंची तो अम्मी आटा गूंद रही थी, अब्बू अखबार पढ़ रहे थे। मैं आहिस्ता से अपने कमरे में चली गई और पर्दा खींचकर बिस्तर पर बैठ गई। फोन निकाला, सैफ का नंबर देखा, ऑनलाइन था, लेकिन मैंने पैगाम नहीं भेजा। रात गए तक करवटें बदलती रही। फिर फैसला किया कि अगले दिन फुप्पो को देखूंगी, शायद वो खुद कुछ बता दे। लेकिन अगले दिन राबिया बेगम घर में नहीं थी। उनके बेटे बिलाल भाई ने बताया, अम्मी तो नानी के घर गई हैं, शायद 2 दिन बाद आएंगी। 2 दिन मेरे लिए 2 महीनों जितने लंबे थे। उसी शाम मेरी खाला का फोन आया। अम्मी कॉल पर थी और मैं पास ही बैठी थी। शाइस्ता, मैं सोच रही थी अगर नायाब का रिश्ता अब खत्म हो चुका है तो मैं अपने बेटे के लिए बात चलाऊं। अम्मी चौंक गई। क्या मतलब? किसने कहा कि नायाब और सैफ का रिश्ता खत्म हो चुका है? सब जानते हैं, वो तो बात पक्की हो चुकी थी, लेकिन अब दानियाल, मेरा मतलब है सैफ ने इनकार कर दिया है ना। अम्मी ने फौरन फोन बंद कर दिया और मेरी तरफ देखने लगी। अम्मी, खाला क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रही थी। लेकिन अम्मी, नेहा भी यही बात कर रही थी। अम्मी ने मुझे गौर से देखा, जैसे मेरे चेहरे पर सच्चाई पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। देखो नायाब, जब तक राबिया बेगम खुद कुछ नहीं कहती, किसी की बात पर यकीन न करो। मैंने सर हिला दिया, लेकिन दिल जानता था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। रात को मैंने फिर सैफ का प्रोफाइल चेक किया। उसकी स्टोरी पर लिखा था, साइलेंस स्पीक्स व्हेन वर्ड्स कांट। दिल और भी डूब गया। यह खामोशी क्या सच को छुपाने की कोशिश थी? मैंने खुद से कहा, कल सब कुछ पूछूंगी, अब और बर्दाश्त नहीं। अम्मी, आपने अब्बू से बात की? मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धोते हुए पूछा। अम्मी ने किचन के दरवाजे पर खड़े होकर मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्तेगी से बोली, बात तो की, लेकिन तुम्हारे अब्बू का मिजाज तुम जानती हो। कहने लगे, जब तक राबिया खुद कुछ न कहे हम क्यों बात को बढ़ाएं। मैंने बर्तन रकाबी में रखे और हाथ पोंछते हुए कहा, अम्मी, लोगों को बातें करने का मौका मिल रहा है। नेहा की बातें, फिर खाला की कॉल, कुछ तो वजाहत होनी चाहिए। अम्मी ने सर हिलाया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं आज शाम अब्बू से दोबारा कहूंगी। उसी रात अब्बू देर से घर आए। मैंने खिड़की से देखा, वो गेट बंद कर रहे थे। मैंने अम्मी को इशारा किया और वो कमरे से बाहर निकल गई। मैं दूर ही खड़ी रही, लेकिन उनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। मिर्जा साहब, आपसे फिर कह रही हूँ, राबिया को कॉल करें, हमें इस बात की तस्दीक करनी होगी। शाइस्ता, औरतों वाली बातें न करो। हमने अपनी बेटी का रिश्ता खेल समझकर नहीं किया था, खेल नहीं समझा था, तभी तो अब तक खामोशी बर्दाश्त की है। मगर सच्चाई अगर यही है कि सैफ ने इनकार कर दिया है तो हम क्यों अंधेरे में रहें? एक लम्हे की खामोशी के बाद अब्बू ने कहा, ठीक है, कल बात करता हूँ। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर अजीब सी खामोशी छाई रही। अम्मी ने बस पराठा रखा और अब्बू ने चाय की चुस्की दी। दोपहर तक जब अब्बू ने फ़ोन किया तो मैं कमरे में थी, लेकिन कान दरवाजे पर। अस्सलामुअलैकुम राबिया, सब खैरियत है?
वालेकुम अस्सलाम भाई। जी जी, सब खैरियत है। एक बात पूछनी थी। ये बात फैल रही है कि सैफ ने नायाब से शादी से इनकार कर दिया है, क्या ये सच है? फोन पर कुछ देर खामोशी रही, फिर राबिया बेगम की आवाज़ लरसती हुई सुनाई दी। भाई, खुदा का वास्ता है, मेरे लिए दिल में मैल न रखिएगा। सैफ ने कुछ दिन पहले वाकई ये बात कही है। अब्बू की सांस भारी हुई। क्या? मैंने उससे पूछा था कि अब शादी की तारीख लेने चलूं, तो उसने कह दिया कि वो नायाब से शादी नहीं करना चाहता। अम्मी सोफे पर बैठ गई, जैसे किसी ने उनकी हिम्मत खींच ली हो। राबिया, ये क्या कह रही हो? वजह क्या है? क्या उसे कोई और लड़की पसंद है? नहीं भाई, यही तो मैंने भी पूछा, लेकिन वो साफ कहता है कि ना नायाब ना कोई और। अब्बू खामोश हो गए। राबिया बेगम की आवाज़ अब वाज़े रूहान सी थी। आप फिक्र न करें भाई, मैं साहब से दोबारा बात करूंगी। ये रिश्ता नहीं टूटेगा, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। फोन बंद हुआ, कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज़ थी। अम्मी ने कहा, तो अब क्या होगा? हमारी बेटी का रिश्ता महज एक जिद की नज़र हो जाएगा? अब्बू ने आंखें बंद करके कहा, अब देखना होगा कि वो लड़का क्या चाहता है। हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बेटी को बेखबर भी नहीं रख सकते। मैंने सब सुन लिया था। मेरे पैरों तले ज़मीन नहीं थी, लेकिन अब कम से कम शक की धुंध खुद साफ हुई थी। अगले दिन अम्मी ने राबिया बेगम को घर बुलाया। वो आई तो उनकी आंखों के गिर्द थकन के गहरे दायरे थे। मैंने उन्हें सलाम किया और किचन की तरफ चली गई, लेकिन दिल वहीं लगा रहा। अम्मी ने बराह रास्त सवाल किया, राबिया, अब आपकी बात सुन चुकी हूँ, अब चाहती हूँ कि आप खुद नायाब से बात करें। वो कुछ जानना चाहती है। राबिया बेगम मेरे कमरे में आई। मैं सीधी बैठी थी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मैं तुमसे एक बात पूछने आई हूँ। तुमने तो सैफ से कभी ये नहीं कहा कि वो तुमसे शादी न करे। नहीं पप्पू, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैंने तो हमेशा आपकी बातों पर भरोसा किया। उन्होंने गहरी सांस ली। सैफ आजकल बदला बदला सा हो गया है, बस खामोश रहता है। मैं समझ ही नहीं पा रही कि उसे क्या हो गया है। मैंने सर झुका लिया। अगर वो नहीं चाहता तो मुझे मजबूर ना करें पप्पू। मैं भी खुद को जबरदस्ती उसकी जिंदगी में नहीं घसीटना चाहती। राबिया बेगम ने मेरे सर पर हाथ फेरा। बेटा, अभी मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। तुम बस अपनी माँ का दिल ना तोड़ो। मैं तुम्हें वो सब दूंगी जिसका तुमने ख्वाब देखा है। वो उठी और बाहर चली गई। मैंने चुपचाप दरवाजा बंद किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। मेरे चेहरे पर सवाल थे जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। उसी शाम अब्बू ने एक दोस्त से मुलाकात की जो सैफ के वालिद मरहूम के करीबी साथी था। उनकी गुफ्तगू बाहर सहन में हो रही थी। मिर्जा भाई, कुछ दिन पहले मैं सैफ से मिला था। वो बहुत परेशान लग रहा था। कहता था कि कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन बताता नहीं था। अब्बू ने पूछा, क्या वो किसी और को पसंद करता है? नहीं, ऐसी कोई बात न थी, बस कुछ दबाव महसूस होता था, जैसे किसी से कुछ छुपाया जा रहा हो। अब्बू ने गहरी सोच में सर हिलाया। मुझे नायाब की फिक्र है। अगर सैफ कुछ छुपा रहा है तो हम क्या करें? उस मुलाकात ने सब कुछ वाजे तो नहीं किया, लेकिन इतना जरूर तय हो गया कि मामला महज पसंद या नापसंद का नहीं, कुछ और भी था। मैंने खुद से वादा किया कि अगली बार सैफ मेरे सामने आया तो मैं खुद उससे पूछूंगी सच क्या है। अम्मी ने मेरे लिए नया दुपट्टा खरीदा था, वही जो मेहंदी के फंक्शन पर पहनने के लिए दिया जाता है। रंग हल्का गुलाबी था, किनारों पर सुनहरी गोटा। मैंने चुपचाप तह करके अलमारी में रख दिया। अम्मी ने कुछ न कहा, बस मेरी खामोशी को समझकर एक लंबी सांस ली। राबिया ने कल फिर फोन किया है। कहती है अब और ताखिर मुनासिब नहीं। वो चाहती है कि शादी अगले हफ्ते हो जाए। अम्मी ने आहिस्ता आवाज में अब्बू से कहा। अब्बू अखबार से नजरें हटाए बगैर बोले, बस करो शाइस्ता, हमने नायाब को कभी मजबूर नहीं किया, अब भी उसकी रजा के बगैर कुछ नहीं करेंगे। मैं किचन के दरवाजे के करीब खड़ी थी, लेकिन आवाज़ें साफ सुन रही थी। मुझे लगा जैसे मेरे फैसले हो रहे हों और मैं एक मंजर से बाहर हूँ, जैसे उस फिल्म की असल हीरोइन ही मौजूद ना हो। पिछले दिनों मैंने सैफ की चंद नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी थी। एक तस्वीर में वो किसी लड़की के साथ खड़ा था। चेहरा वाज़ेह नहीं था, लेकिन तब से एक ख्याल दिल में बैठ गया, क्या वो लड़की ही वजह थी? मैंने नेहा को फ़ोन किया। नेहा, तुम्हें उस दिन वाली बात याद है? तुमने कहा था कि सबको पता है, सैफ ने इनकार किया है। तुम्हें इस बारे में मजीद कुछ मालूम हुआ? बस वही, लोग कह रहे थे कि वो किसी और को पसंद करता है। नाम किसी ने नहीं लिया, लेकिन शकूक बहुत है। अगर वो सच में किसी और को चाहता है तो पप्पू क्यों ज़बरदस्ती कर रही हैं? क्योंकि ख़ानदान की इज्जत, रिश्तेदारों की बातें, ये सब औरतें मर्दों की ज़िद्दों से ज़्यादा परेशान नहीं करती। मैंने फ़ोन बंद किया और ख़ुद को संभालने की कोशिश की। शाम को पप्पू आई। इस बार उनके साथ दो ख़वातीन भी थी, एक उनकी बड़ी बहन, दूसरी उनकी भाभी। ड्राइंग रूम में मीठा रखा गया, कहवा पेश किया गया। राबिया बेगम ने अम्मी से कहा, शाइस्ता, अब बहुत हो चुका, अगर अब भी शादी नहीं हुई तो बात ख़राब हो जाएगी। सैफ थोड़ा परेशान ज़रूर है,
लेकिन वो मान जाएगा, अम्मी ने कहा। पर जब लड़का खुद कह चुका है कि वो नहीं चाहता तो हम कैसे? पप्पा ने बात काट दी। बस मेरी बात का यकीन करें, वो माँ का बेटा है, आखिरकार सर झुका ही देगा। मैंने चाय लाकर दी और खामोशी से किचन में वापस चली गई। रात को अबू मेरे कमरे में आए। उनका चेहरा थका हुआ था। बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है। वो मेरे बराबर बैठ गए। जी अब्बू। राबिया तुम्हारी शादी अगले हफ्ते करना चाहती है। वो कह रही है कि सैफ को मना लेगी। तुम बताओ, तुम राजी हो? मैं कुछ देर खामोश रही, फिर कहा, अब्बू अगर वो मेरे साथ खुश नहीं रहेगा तो ऐसी शादी का क्या फायदा? अब्बू ने मेरा हाथ थामा। लेकिन अगर वो मान गया तो क्या तुम जबरदस्ती की बीवी बनकर रह पाओगी? मैंने आहिस्ता से कहा, मैं तो बचपन से ही उसी का सोचती आई हूं, लेकिन अगर उसके दिल में कोई और है तो मैं खुद को उसकी जिंदगी पर बोझ नहीं बनाना चाहती। अगले दिन दावती कार्ड छपने के लिए भिजवाए जा चुके थे। अम्मी ने मेरी चूड़ियां निकाली जो उन्होंने मेरी शादी के लिए संभाल रखी थी। मैंने उन्हें हाथ में लिया और सोचने लगी, क्या ये चूड़ियां मेरे हाथों पर खुशी से जगमगाएंगी या बोझ बनकर चुभेंगी? मेहंदी की तैयारी हो रही थी। घर में रंग नूर का समा था, मगर मेरे कमरे में खामोशी थी। मेरी सहेली सहारा आई, वो बेहद पुरजोश थी। नायाब, सैफ बहुत खुशकिस्मत है, तुम जैसी लड़की उसे मिल रही है। मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी। बस दुआएं दो। उसी शाम राबिया बेगम ने सैफ को जबरदस्ती कमरे में बुलाकर बंद कर दिया। उनके शौहर की वफात के बाद वही वाहिद सहारा था, मगर वो कह रही थी कि बेटा, अगर तुम इस शादी से इनकार करोगे तो सब रिश्तेदार हम पर उंगली उठाएंगे। नायाब बचपन से तुम्हारी है, क्या इतने सालों का रिश्ता ऐसे खत्म करोगे? सैफ खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अम्मी, अगर मेरी खुशी की कोई अहमियत ही नहीं तो आप फैसला कर लें। अगले दिन वो निकाह के लिए बैठा। दिल में क्या था किसी को नहीं पता। मैंने सर पर दुपट्टा लिया, निकाह के लिए तैयार हुई। माँ ने मेरे माथे पर बोसा दिया। आंखें नम थी। निकाह हो चुका था, अल्फाज कहे जा चुके थे। एक नई जिंदगी का आगाज हो रहा था, चाहे उसमें खुशी हो या सिर्फ खामोशी। कमरे की हर चीज सजी हुई थी। दीवारों पर हल्की जर्द रोशनी थी, पलंग पर गुलाब के फूल बिखरे हुए थे और खिड़की के पर्दे हवा से हिल रहे थे। हर चीज एक मुकम्मल मंजर जैसी थी, बस मैं खुद अधूरी थी। अम्मी ने आखिरी बार मेरा दुपट्टा सीधा किया और कहा, नायाब, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैंने सर हिलाया। आवाज बंद थी। दरवाजा बंद हुआ तो मैं कमरे में तन्हा रह गई। वक्त रुक गया। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन ख्यालात उलझे हुए। दरवाजा आहिस्ता से खुला। सैफ अंदर आया, सफेद शलवार कमीज में। वो वैसा ही लग रहा था जैसा मैंने ख्वाब में हमेशा देखा था, मगर अब हकीकत इतनी बेरंग क्यों महसूस हो रही थी? वो करीब आया, खामोशी से सोफे पर बैठ गया, फिर आहिस्ता से बोला, नायाब, तुम ठीक हो? मैंने हल्की सी हाँ में सर हिलाया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने कहा और मेरी तरफ एक निगाह डाली। मैंने नजरें चुराई। मुस्कुराहट का साया भी लबों तक नहीं पहुंचा। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी में गुजर गए। फिर वो उठा और एक छोटा सा डब्बा निकाला। ये तुम्हारे लिए है, उसने मेरे हाथ में दिया। डब्बे में एक सोने की अंगूठी थी। अंदर छोटा सा कार्ड रखा था जिस पर लिखा था, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला। मैंने कुछ नहीं कहा। अंगूठी देखी लेकिन उसे पहना नहीं। क्या मैं कुछ गलत कह गया? उसने पूछा। नहीं, बस थक गई हूं, मैंने जवाब दिया और रुख मोड़ लिया। सैफ ने फिर कुछ नहीं कहा। वो उठा, मेरे सर पर हाथ रखा और बाहर चला गया। शादी की पहली रात, जिसकी खुशबू बचपन से मेरे ख्वाबों में बसी थी, कुछ बोली ही नहीं। अगले दिन राबिया बेगम ने मुझे नाश्ते के लिए बुलाया। मैं किचन में गई तो सैफ पहले से नाश्ता कर रहा था। वो मुस्कुरा कर उठा, आज तुम्हें मेरे साथ बैठकर नाश्ता करना है, ये हुक्म है। सबके सामने मैंने मुस्कुरा कर सर हिला दिया, लेकिन अंदर एक सवाल बेचैन था। अगर वो मुझे चाहता था तो इनकार क्यों किया? दिन तेजी से गुजरते गए। ससुराल के काम, मेहमानों का आना जाना और हर वक्त का खुश रहने का दिखावा मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। सैफ हर मुमकिन कोशिश करता कि मुझे खुश रखे। वो हर रात मेरे साथ बैठता, मुझसे बात करता, मेरे काम में हाथ बटाता, लेकिन उसके अंदर छुपी वो कहानी जो मैं जानना चाहती थी कभी लबों तक ना आई। एक दिन जब मैं कपड़ों को तह लगा रही थी तो उसका मोबाइल बेड पर पड़ा था। उस पर एक नोटिफिकेशन आया, जोया, क्या तुम वाकई खुश हो? दिल जैसे रुक गया। मैंने मोबाइल नहीं खोला, लेकिन शक का एक कांटा दिल में पेवस्त हो चुका था। शाम को जब वो आया तो मैंने मामूल से ज्यादा खामोशी इख्तियार की। वो बैठा मुझसे दिन की बातें पूछता रहा, लेकिन मैंने मुख्तसर जवाब दिए। क्या कुछ हुआ है? उसने पूछा। नहीं, बस थकन है।
क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? मैंने नजरें झुकाकर कहा। क्या तुमने कभी मेरे साथ सच बोला है? उसने मेरी तरफ देखा, हैरानी उसके चेहरे पर थी। क्या मतलब? क्या तुम मुझे वो सब बता सकते हो जो शादी से पहले तुम्हारे दिल में था? वो खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, नायाब, कुछ बातें वक्त आने पर बताई जाती हैं, या शायद वो बातें कभी बताई ही नहीं जाती। उस रात उसने फिर कुछ नहीं कहा। 2 दिन के बाद राबिया बेगम के साथ करीबी अजीज के घर जाना था। राबिया बेगम तैयार हो रही थी और मुझे आवाज दी, नायाब, जरा मेरे बालों में कंघी कर दो। मैं उनके कमरे में गई। वो आईने के सामने बैठी और बोली, सैफ बहुत बदल गया है। तुम्हारी मौजूदगी ने उसे नरमी दी है। पहले तो वो बस खामोश रहता था। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी, फिर हिम्मत करके बोली, पप्पू, क्या आपको पता है कि वो शादी से पहले इनकार क्यों कर रहा था? वो चौंकी, फिर बोली, नायाब, बेटा, कुछ बातें माँ के लिए भी राज रहती है। उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, बस यही कहा कि वो शादी नहीं करना चाहता। मैंने बहुत जिद की, तब जाके माना। मैंने कंघी करना बंद कर दी। तो फिर मैं उसकी जिंदगी में जबरदस्ती आई हूं? नहीं, तुम उसकी जिंदगी में देर से आई हो, लेकिन तुम्हें रहना है। तुम्हारी जगह वही है जहां तुम हो। उनका जवाब तसल्ली देता था, लेकिन यकीन नहीं। अगली सुबह सैफ मेरे लिए नाश्ता लेकर आया। मैं बरामदे में बैठी थी। आज तुम्हारे साथ नाश्ता करना चाहता हूं, किसी बहाने के बगैर, किसी सवाल के बगैर, उसने कहा। मैंने नरमी से प्लेट ली और कहा, कभी कभी सवाल ना करना सबसे बड़ा सवाल बन जाता है सैफ। वो मेरी तरफ देखता रहा, जैसे दिल में मौजूद सब कुछ कहना चाहता हो, मगर लफ्ज रास्ता ना पाते हो। सैफ ने नाश्ता खत्म किया। मैं बर्तन समेटने लगी। वो कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर मेरे करीब आया। नायाब, तुम मुझसे दूर क्यों हो? मैं तो हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें खुश रखूं। मैंने प्लेट हाथ में ली, धीमी आवाज में कहा, तुम मुझे सब कुछ दे रहे हो, बस एक बात नहीं दी, सच। सैफ खामोश हो गया। शायद वो पहले से जानता था कि मैं अब कुछ और बर्दाश्त नहीं करने वाली। मैंने मेज पर हाथ रखा, उसकी तरफ देखा। सैफ, मैं बस इतना जानना चाहती हूं कि तुमने शादी से पहले इनकार क्यों किया था, सिर्फ इतना बता दो। वो कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर तक हाथों की उंगलियां आपस में फंसा कर बैठा रहा, फिर बोला, अगर मैं तुम्हें ये बात पहले बताता तो शायद तुम मुझे कभी माफ ना करती। मैंने सर्द लहजे में कहा, जो सच छुपाया जाए वो आखिर किसी दिन सामने आ ही जाता है। आज वो दिन है सैफ। उसने सर उठाया। आंखों में हल्की सी नमी थी। नायाब, बात सीधी सी है, लेकिन समझाने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। कोशिश करो, मैंने नरमी से कहा, मगर लहजा सख्त रहा। सैफ ने गहरी सांस ली। शादी से कुछ दिन पहले शाजिम भाई ने मुझसे बात की थी। मैं चौंकी। शाजिम भाई? हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। मेरे हाथ से चाय का कप गिरने ही वाला था। मैंने जल्दी से काबू पाया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, वो आहिस्तगी से बोला। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। वो चाहते थे कि मैं रास्ते से हट जाऊं। मैं खामोश हो गई, जैसे जबान ने बोलने से इनकार कर दिया हो। मैंने तो पहले समझा कि वो बस यूं ही बात कर रहे हैं, लेकिन अगले दिन उन्होंने वही बात दोबारा की। उन्होंने वाजे कहा कि वो तुम्हें पसंद करते हैं और अगर मैंने शादी की तो क्या? मेरी आवाज थोड़ी बुलंद हुई। तो वो खुद भी जबरदस्ती कर सकते हैं। मैंने सोफे का कोना थाम लिया। तुमने मुझे बताए बगैर खुद को हटा लिया। सैफ ने सर झुका दिया। मैं डर गया था नायाब। मैं नहीं चाहता था कि किसी उलझन में तुम फंसो। मैं समझा कि अगर मैं हट जाऊंगा तो सब कुछ थम जाएगा, लेकिन तुमने मुझे इख्तियार ही नहीं दिया। मेरी जिंदगी का फैसला मेरे बगैर कर लिया। मैं गलत था, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी हिफाजत सबसे अहम थी। मैं उठकर खिड़की के पास आ गई। बाहर धूप पड़ रही थी, रोशनी में एक अजीब बेरंगी थी। और तुमने किसी से कुछ नहीं कहा? अपनी माँ से, मेरे अब्बू से, किसी से भी नहीं? नहीं, शाजिम भाई ने ये बात राज में रखी थी और मैं नहीं चाहता था कि उनके खिलाफ कोई बात घर में फैले। वो बड़े भाई थे, हम सबका सहारा। सहारा जो मुझे तुम्हारी भाभी बनाने की ख्वाहिश रखे, वो सहारा? सैफ कुछ बोल ना सका। मैंने रुख मोड़ा। तुमने जो किया वो शायद तुम्हारे लिहाज से ठीक था, लेकिन मेरे लिए वो धोखा था। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया नायाब। मैंने बस खुद को पीछे किया ताकि तुम्हें किसी बुरे हालात से बचा सकूं। तो अब क्या बदला? तुमने शादी क्यों की? सैफ ने कुर्सी से टेक लगाई। अम्मी ने मुझे समझाया। उन्होंने कहा कि शाजिम भाई की नीयत ठीक नहीं है। वो चाहते थे कि मैं खुद सामने आकर तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अम्मी ने वादा किया था कि वो शाजिम भाई से बात करेंगी
और हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ देंगी। मैंने सांस खींचा। क्या शाजिम भाई अब भी इसी शहर में हैं? नहीं, वो अमेरिका जा चुके हैं। कुछ दिन बाद जाने का प्रोग्राम बनाया और निकल गए। क्या वो दोबारा आएंगे? शायद, लेकिन वो बात नहीं करेंगे। अम्मी ने उनसे साफ कह दिया था कि ये रिश्ता तय हो चुका है और इसे तोड़ना खानदान की तबाही होगी। मैं कुर्सी पर बैठ गई। चंद लम्हे गुजरे, कोई कुछ ना बोला। फिर मैंने आहिस्तगी से कहा, सैफ, मुझे तुम पर भरोसा था, शायद अब भी है, लेकिन यह भरोसा टूटा था। तुम्हें दोबारा बनाना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं नायाब, हर कदम पर, हर सवाल पर, हर शुबे के जवाब में। ठीक है, तो फिर एक वादा करो। क्या? किसी भी सच को मुझसे कभी ना छुपाना, खा वो कितना ही तल्ख क्यों ना हो। सैफ ने मेरा हाथ थामा। वादा। कमरे में मौजूद खामोशी अब थोड़ी हल्की हो चुकी थी। पर्दे हवा से हिल रहे थे, जैसे कमरा भी अब आज़ाद सांस ले रहा हो। सैफ ने कहा था, बस चंद महीने की बात है, नायाब मैं वापस आ जाऊंगा और फिर अपना कारोबार शुरू करेंगे। मैंने सर हिलाया था। मुखालफत करने का दिल नहीं था। वो अपने लिए कुछ बेहतर करना चाहता था, लेकिन दिल जैसे भारी हो रहा था। एयरपोर्ट पर उसे अलविदा कहते वक्त मेरी नजरें मुसलसल उसे देख रही थी। वो हर कदम पर पलटकर मुझे देखता रहा। मैं खामोश खड़ी रही। कुछ सवाल थे, कुछ फासलों ने पैदा किए, कुछ मैंने खुद बनाए। सैफ के जाने के बाद पूरा घर खामोश हो गया। राबिया बेगम ज्यादातर अपने कमरे में रहने लगी और मेहमानों का आना जाना भी कम हो गया। मैं दिन भर मामूल के कामों में लगी रहती, लेकिन शाम होते ही खालीपन हर कमरे में फैल जाता। एक दिन दरवाजा जोर से खुला। मैं बरामदे में झाड़ू लगा रही थी। दरवाजे पर शाजिम खड़ा था। वो अमेरिका से अचानक वापस आ गया था। हाथ में बैग थे और चेहरे पर मामूल से ज्यादा खुद एतमादी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। हैरान हो गई? मैंने नजरें चुराई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बस इत्तला नहीं थी आपके आने की। वो मुस्कुराया। सरप्राइज देना चाहता था। घर खाली था और मैंने सोचा कि माँ के साथ कुछ वक्त गुजार लूं। राबिया बेगम उसे देखकर चौंकी, लेकिन फिर बेटे को गले लगाकर बोली, बहुत दिनों बाद आया है शाजिम, घर की रौनक लौटा दी तुमने। शाम को जब सब खाने की मेज पर थे तो वो मुसलसल मुझे देखता रहा। मैंने खुद को मसरूफ जाहिर किया, बातों से दूर रही। अगले दिन मैं किचन में थी जब वो वहां आ गया। भाभी, कॉफी मिल जाएगी? अमेरिका में तो बहुत याद आती है आपकी बनाई हुई चाय की। मैंने मुख्तसर जवाब दिया, जी अभी बनाती हूँ। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर थी और मुझे उनका वजन महसूस हो रहा था। मैंने चाय का कप उसके सामने रखा और खुद कमरे से निकल गई। अगले 2 दिन तक वो बार बार मेरी मौजूदगी में बैठने की कोशिश करता रहा। मैं जितना मुमकिन होता उससे दूर रहती। काम की आड़ में कभी किचन तो कभी छत पर निकल जाती। एक दिन मैं सहन में कपड़े फैला रही थी जब शाजिम करीब आया। तुम्हें अकेले काम करते देखकर अफसोस होता है, कोई हेल्पर क्यों नहीं रख लेती? मैंने जवाब दिया, जरूरत नहीं, सब संभाल लेती हूँ। लेकिन तुम्हारा ख्याल रखने वाला यहाँ कौन है? सैफ तो दूर है। मैंने तंबीह से देखा। सैफ का जिक्र एहतराम से करें, वो शौहर है मेरा और उसे मालूम है कि मैं कैसे रह रही हूँ। वो हंसा। गुस्सा न करें भाभी, मैं तो बस हाल पूछ रहा था। उस रात मैंने राबिया बेगम से बात की। पप्पो, अगर मुमकिन हो तो मुझे एक मुलाजमा रख लेने दे, अकेले सब कुछ नहीं संभाला जाता। उन्होंने सर हिलाया। हाँ, सोचती हूँ। मेरी सहेली की वालिदा ने अगले दिन एक लड़की को भेजा। ये मरियम है, थोड़ा खामोश मिजाज है, पर्दा करती है, लेकिन काम की पक्की है। मैंने पहली नज़र में फैसला कर लिया, ठीक है, ये कल से आ जाए। शाम को शाजिम आया तो मरियम को देख कर रुका। मरियम ने फौरन दुपट्टा दुरुस्त किया और किचन में चली गई। शाजिम ने पूछा, ये कौन है? मुलाजमा है, मरियम। चंद दिन रहेगी, जब तक सैफ वापस नहीं आता। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मैं तो हूं ना घर पर। मैंने नजरें मिलाकर कहा, घर में एक गैर मर्द की मौजूदगी में एक औरत के लिए किसी हमदर्द की जरूरत होती है, चाहे वो तनख्वाह लेकर आए या ना ले। शाजिम का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन कुछ न बोला। अगले दिन जब मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी तो उसकी नजरें मुझ पर थी। अब मुझे एहसास होने लगा था कि ये सिर्फ नजर नहीं, नीयत का मामला है। मैं रात को देर तक जागती रही। सैफ का नंबर डायल किया, फिर बंद कर दिया। कुछ बातें बराह रास्त कहनी थी। शाजिम अब अक्सर गैर जरूरी बातें करता। कभी कहता, भाभी, आपके जैसा साथ हो तो जिंदगी सुकून हो जाती है। मैंने जवाब देना बंद कर दिया। राबिया बेगम को कुछ ना बताया, लेकिन उनकी आंखों में सवाल थे। एक दिन उन्होंने कहा, नायाब, अगर कोई बात हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी माँ के बराबर हूं। मैंने फकत कहा, दुआ करें सैफ जल्द वापस आ जाए।
कमरे में आकर मैंने अलमारी खोली, सैफ की शर्ट निकाली और सीने से लगा ली। मुझे अब उसकी गैर मौजूदगी कमजोरी लगने लगी थी। मरियम चुपचाप काम करती रही। उसका वजूद एक खामोश दीवार जैसा था जो शाजिम की नजरों से बचाता रहा। अब रातें तवील और दिन मोहतात हो गए थे। मुझे मालूम था कुछ छुपा हुआ है और ये राज सिर्फ वक्त के पर्दे से ही बाहर आएगा। मरियम अगली सुबह वक्त पर आ गई थी। काले बुरके में मलबूस, हाथ में पुराना सा थैला, नजरें झुकी हुई और जबान बिल्कुल खामोश। मैंने दरवाजे से उसे अंदर बुलाया तो वह आहिस्ता कदमों से दहलीज पार कर गई। ये किचन है, बर्तन यहीं रखे हैं, झाड़ू पोछा रोज सुबह लग जाता है और कपड़े हफ्ते में 2 बार धुलते हैं। मैंने उसे काम समझाया। वो खामोशी से सुनती रही, बस सर हिलाती रही। राबिया बेगम ने उसे 2 बार घूर कर देखा, फिर आहिस्ता से कहा, पर्दे का इतना ख्याल, घर में तो कम से कम चेहरा दिखा सकती है। मरियम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी जगह खड़ी रही। मैंने बात संभाली, फुप्पो आजकल सब मोहतात हो गए हैं, इसे वक्त दें, माहौल समझ जाएगी। शाजिम नाश्ता करते वक्त मरियम को देखकर थोड़ा रुका, लेकिन फिर चाय की चुस्की लेते हुए बोला, लड़की बड़ी चुप है, कुछ बोलती नहीं। मैंने कहा, बस खामोश मिजाज है, बोलने से ज्यादा काम करती है। दोपहर में मैंने मरियम से कहा, तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं यहाँ कमरे में ही होती हूँ। उसने फिर भी कुछ न कहा, सिर्फ इस्बात में सर हिला दिया। अगले दिन शाजिम नाश्ते के बाद बाहर जाते हुए कहने लगा, मैं 2 दिन के लिए फैसलाबाद जा रहा हूँ, कंपनी के कुछ मामलात हैं, वापसी हफ्ते तक होगी। राबिया बेगम ने दुआया कलमात कहे। मैं खामोश रही, लेकिन दिल के अंदर जैसे एक बोझ हल्का हो गया। शाजिम के जाने के बाद घर की फिजा बदल गई। मैंने दिनों के बाद सुकून से सांस लिया। मरियम बदस्तूर खामोशी से काम करती, हर काम वक्त पर मुकम्मल, न कोई सवाल न जवाब। मैंने एक दिन सोचा, इसकी खामोशी के पीछे क्या है, कुछ जानने की कोशिश की। मरियम, तुम कहाँ से आई हो? उसने मुख्तसर जवाब दिया, मुल्तान से। घर में कौन कौन है? माँ और छोटा भाई, बस इतना ही। मैंने आगे सवाल ही नहीं किया। एक शाम राबिया बेगम मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। ये लो, मोहल्ले में किसी के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है, मेहमानदारी में कुछ देना बनता है, तुम दे आओ, मैं थकी हुई हूँ। मैंने चादर ओढ़ी, डब्बा लिया और बाहर निकल गई। जब लौटी तो मरियम सहन में झाड़ू लगा रही थी। क्या तुम रोजाना इतना ही वक्त देती हो? मैंने पूछा। जी, सुबह से शाम तक। मैंने पर्स से 2 नोट निकाले। ये तुम्हारे पहले हफ्ते की पेशगी, जरूरत पड़े तो और ले लेना। वो कुछ देर खामोश रही, फिर हाथ बढ़ाकर ले लिए। उस रात जब मैंने अपने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद की तो अजीब सा सुकून महसूस किया, जैसे हर वो आंख जो मुझे घूरती थी अब ओझल हो चुकी है। अगले दिन काम के दौरान मरियम ने खुद से पूछा, बाजी, अगर मैं कभी रात देर तक रुक जाऊं तो आपको मसला तो नहीं होगा? मैंने हैरत से उसे देखा। नहीं, मसला तो नहीं, लेकिन क्यों? कभी कभी माँ की तबीयत खराब हो जाती है तो मैं यहाँ से सीधा अस्पताल चली जाती हूँ, रुकना पड़ता है। तुम अकेली हो? उसने आहिस्तगी से कहा। बस माँ और भाई ही हैं, बाप बहुत पहले छोड़ गया था। मैंने उसके लहजे में दर्द महसूस किया, लेकिन फिर भी कुछ न पूछा। शाम शाजिम अब रोज फोन करता। राबिया बेगम से बात करने के बाद वो मुझे भी पुकारता। नायाब, कोई खास बात? सब खैरियत, सब ठीक है, घर में सब कुछ संभल रहा है, आप अपना काम ध्यान से कीजिए, मैं रस्मी लहजे में जवाब देती। एक दिन शाम को बिजली चली गई। मैं और मरियम किचन में थे। अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर हमने काम जारी रखा। बाजी, आप डरती नहीं अंधेरे से? मैंने कहा। जब साथ कोई हो तो अंधेरा भी भला लगता है, लेकिन अकेले हो तो सब चीजें डर बन जाती हैं। मरियम कुछ देर चुप रही, फिर होले से हंसी। सही कहा, यह पहली बार था कि वो हंसी थी। मैंने मोमबत्ती की रोशनी में उसके नकाब को गौर से देखा। आंखें किसी मानूस दर्द जैसी लगी, लेकिन मैं खामोश रही। हफ्ते के अख्ताम पर शाजिम की वापसी मुतवक्के थी, लेकिन इत्तला आई कि वो मजीद 2 दिन रुकेगा। मुझे इस ताखीर पर इत्मीनान हुआ। राबिया बेगम ने फिर कहा, नायाब, मुझे ये लड़की कुछ अजीब सी लगती है, हर वक्त पर्दा, हर वक्त खामोशी। मैंने नरमी से जवाब दिया, पप्पू, आजकल खामोश लोग ही कम खतरनाक होते हैं, बस देख लो, मैंने बता दिया है, बाकी तुम जानो। मैंने उस रात मरियम से कहा, अगर तुम चाहो तो अपने काम के बाद आराम कर सकती हो, कमरे में चिटाई डाल दूंगी। नहीं, मैं फर्श पर सो जाती हूँ, ज्यादा आदत नहीं नरमी की। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर पहली बार मैंने खुद को पुरसुकून पाया, जैसे जिंदगी मामूल की तरफ लौट रही हो, लेकिन अंदर एक एहसास था,
कुछ छुपा है, कुछ ऐसा जो पर्दे में है और शायद बहुत जल्द बेनकाब होने वाला है। पिछली रात मैं देर तक कपड़ों की तह लगाती रही थी। सुबह से चक्कर था, सहन की सफाई, मेहमान के लिए कमरा तैयार करना, राबे बेगम की कमरे की धुलाई और ऊपर से मरियम की छुट्टी का पैगाम। बाजी, आज अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, शायद आज ना आ सकूं। मरियम का पैगाम आया था। मैंने मुख्तसर जवाब दिया, ठीक है, दुआ है वो जल्द ठीक हो। कमर में दर्द था जो थकन से बढ़ता जा रहा था। मैंने दोबारा सैफ को कॉल करने का सोचा, लेकिन वक्त देखा तो वहाँ आधी रात हो चुकी थी। कमरे में आकर बिस्तर पर लेटी ही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बाजी, मैं आ गई हूँ। आपने दर्द की शिकायत की थी, दबाऊं? मैंने चौंक कर दरवाज़ा खोला। मरियम बुरके में थी, चेहरा मुकम्मल ढांपा हुआ और हमेशा की तरह नजरें झुकी हुई। तुम तो कह रही थी कि नहीं आ पाओगी। अम्मी को अस्पताल में दाखिल करवा दिया है, अब वहाँ डॉक्टर्स हैं। मुझे लगा आपको अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं होगा। मैं थोड़ा नरम पड़ गई। चलो आ जाओ। मैं बिस्तर पर बैठ गई। उसने हाथों में तेल लिया और मेरे पीछे आकर बैठ गई। ज़्यादा दबाव तो नहीं पड़ेगा? मैंने पूछा। नहीं, आराम से करूँगी, उसने धीमी आवाज़ में कहा। पहला लम्स मेरी कमर पर पड़ा तो बदन में एक अजीब सनसनी दौड़ गई। ये हाथ नरम नहीं थे, उंगलियों में गिरफ्त थी, जैसे ये हाथ घर के काम के नहीं, किसी मर्द के हों। मैंने फौरन सीधा होकर देखा। रुको, तुम्हारे हाथ? मरियम, ये तुम नहीं हो सकती। मेरे लहजे में शक के बजाय यकीन था। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा और एक झटके से नकाब खींच दिया। मेरे सामने सैफ बैठा था। सांस जैसे अटक गई। सैफ, तुम? उसने आंखें मुझसे ना छुपाई ना झुकाई। हाँ नायाब, मैं हूं। मेरे हलक से सिर्फ एक लफ्ज निकला। क्यों? सैफ ने आहिस्ता से नकाब एक तरफ रखा और कहा, यह सब मैंने तुम्हें महफूज रखने के लिए किया। मैं पीछे हट गई, चेहरे पर हैरत और गुस्से का इम्तिजाज। ये सब क्या ड्रामा था? तुम मरियम बनकर? सैफ ने हाथ उठाया। सुन लो, फिर जो चाहो कहना। मैं खामोश हो गई। जब तुमने बताया कि शाजिम वापस आया है, मैं बेचैन हो गया। मैंने अपनी माँ से बात की। उन्होंने कहा कि वो उसे रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुझे उनकी बातों पर एतबार नहीं रहा। तो तुमने एक औरत का भेस बदल लिया? हाँ, क्योंकि अगर मैं सीधा वापस आ जाता तो शाजिम फौरन चौकन्ना हो जाता। मैं देखना चाहता था कि वो तुम्हारे साथ कैसे पेश आता है। मैं जानना चाहता था कि तुम कितना अकेला महसूस कर रही हो। मेरे हाथ कपकपाने लगे। सैफ ने कहा, मैंने खुद सब देखा। तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा खौफ, तुम्हारी खामोशी और शाजिम की नजरें। मैं कुछ दिन और बर्दाश्त करता, लेकिन आज तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सका। मैं कुछ कह न सकी, लफ्ज़ ही खत्म हो गए थे। मैंने इस भेस में रहकर खुद को तोड़ा है नायाब। मर्द होते हुए खुद को औरत जाहिर करना आसान नहीं होता, लेकिन तुम तक पहुंचना जरूरी था। दरवाजे पर दस्तक हुई। राबिया बेगम की आवाज़ आई। नायाब, सब खैरियत है? मैंने जल्दी से नकाब ज़मीन से उठाकर सैफ के हाथ में दिया। जल्दी जाकर तब्दील हो जाओ, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। सैफ कमरे के अंदरूनी दरवाजे से निकल गया। मैंने दरवाज़ा खोला। जी पप्पू, बस कमर में दर्द था, मरियम ने दबा दिया है, अब बेहतर हूँ। उन्होंने अंदर झांका। हो गई? जी, बस थोड़ी देर पहले। पप्पू ने सर हिलाया और चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। कुछ लम्हे गुजरे तो सैफ आम लिबास में वापस आया। अब क्या करोगे? मैंने थके लहजे में पूछा। अब शाजिम का सामना। मैं उसे चुप रहने नहीं दूंगा। और तुम्हें लगता है कि वो मान जाएगा? अगर नहीं माना तो मैं खुद सबके सामने उसकी हकीकत रखूंगा। मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, सैफ, अगर ये सब माँ के सामने आया तो वो टूट जाएंगी। मैं सिर्फ उसे सच से रोकना चाहता हूँ, कोई लड़ाई नहीं। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा। आज तुमने जो किया वो मेरी हिफाजत के लिए था, लेकिन आगे का हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। सैफ ने सर हिलाया। कल वो वापस आ रहा है, जो भी करना है उसी दिन। मेरा दिल धड़कने लगा। कल? पहली बार मैंने खुद को सैफ के बिल्कुल करीब पाया, एक मजबूत साथ के एहसास में। लेकिन पुरसुकून लम्हे के नीचे एक तूफान तैयारी कर रहा था, जो सुबह तुलू होते ही दरवाज़ा खटखटाने वाला था। सुबह की हवा में मामूल से ज़्यादा खामोशी थी। कमरे में बैठे हम दोनों खामोश थे, लेकिन आंखों में एक फैसला झलक रहा था। सैफ बार बार मोबाइल देख रहा था। फ्लाइट 8 बजे की थी, अभी तक नहीं आया। मैंने पूछा, किसी भी वक्त पहुंच सकता है, बस इतना करना है कि बात साफ और सीधे अंदाज में हो। मैंने सर हिलाया। कुछ भी हो, जज्बात में बहना नहीं।
नहीं बहूंगा, मैं सिर्फ बात करूंगा, लेकिन अब खामोश नहीं रहूंगा। दरवाजे की घंटी बजी, दोनों चौंके, लेकिन फौरन संभल गए। मैं अंदर चली गई और सैफ ने दरवाज़ा खोला। सामने शाजिम खड़ा था, हाथ में बैग, चेहरे पर इत्मीनान। अरे वाह सैफ, तुम कब आए? सैफ पीछे हटा। आओ, बात करनी है। शाजिम अंदर आया तो राबिया बेगम ने हैरानी से देखा। सैफ, तुमने बताया ही नहीं। अम्मी थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा, बस आप यहाँ रुकें, मैं और शाजिम थोड़ी बात करना चाहते हैं। राबिया बेगम ने सर हिलाया। शाजिम और सैफ दूसरे कमरे में चले गए। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। भाई, मुझे सब पता चल गया है। किस बारे में? शाजिम की आवाज़ में बनावटी हैरत थी। मुझसे मत छुपाओ, तुमने नायाब के साथ शादी का इरादा जाहिर किया था, और सिर्फ इतना नहीं, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में उसे तंग भी किया। तुम्हारी नज़रों में जो था वो एक शौहर ही समझ सकता है। कमरे में खामोशी छा गई। शाजिम थोड़ा झींपा। तुम्हारे शक की कोई बुनियाद है? हाँ, मरियम की शक्ल में। मैं खुद सब कुछ देखता रहा, हर लम्हा, हर नज़र। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि खुद सब कुछ मांग कर यहाँ से चले जाओ, वरना मैं सबको बता दूंगा। शाजिम हंसा। तो तुम बने थे मरियम? हाँ, और ये भी बता दूं कि अम्मी को सब पता है। वो बस तुम्हें मौका दे रही हैं कि इज्जत से निकल जाओ। शाजिम ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से बोला, मैं मानता हूं जो किया गलत किया, लेकिन अब कुछ कहूंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे। सैफ ने कहा, अब कुछ सुनना ही नहीं, सिर्फ ये तय करना है कि तुम कब जा रहे हो। मैं कल सुबह के फ्लैट से जा रहा हूं, वापस अमेरिका। वापसी एक बार हो, बार बार नहीं। सैफ ने सर्द लहजे में कहा। शाजिम उठा। मेरी गलती थी, मैं इस घर में जो कुछ चाहता था वो मेरा हक नहीं था। तुम जीते क्योंकि तुम सच्चे थे। कमरे का दरवाज़ा खुला। शाजिम बाहर निकला। उसकी नज़रें नीची थी। राबिया बेगम ने कुछ पूछा ही नहीं, बस उसके सर पर हाथ रखा और वो खामोशी से कमरे में चला गया। शाम को वो मेरे पास आया। नायाब, सब खत्म हो गया है, वो चला जाएगा। तुम्हारी हिफाजत अब किसी पर्दे के पीछे नहीं, मेरे साथ है, खुले तौर पर। मैंने गहरी सांस ली। सैफ, तुमने जो किया शायद कोई और ना करता। नहीं, ये मेरा फर्ज था। शौहर होना सिर्फ नाम का रिश्ता नहीं, ये जिम्मेदारी है नायाब। तुम मेरे साथ हो तो तुम मेरी इज्जत, मेरी गैरत हो। मैं पहली बार खुलकर मुस्कुराई। तो अब हम दोनों नए सिरे से आगाज कर सकते हैं, बगैर राजों के, बगैर शक के। हाँ, बस सच के साथ। अगली सुबह जब शाजिम की गाड़ी रवाना हुई तो घर में सुकून छा गया। राबिया बेगम ने किचन में आकर मेरे सर पर हाथ रखा। बेटा, मैंने तुम्हें जो दुख दिया है उसकी माफ़ी शायद ना दे पाऊँ, लेकिन तुमने जो सहकर घर बचाया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैंने उनके हाथ थामे। पप्पो, आपने अपने बेटे को मेरे लिए खड़ा होने दिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। सैफ और मैं शाम को छत पर बैठे थे। आसमान पर हल्के बादल थे। ये मौसम कैसा लग रहा है? उसने पूछा। ठीक वैसा जैसा दिल का मौसम हो, साफ, हल्का और थोड़ा नरम। सैफ ने मेरे हाथ पर हाथ रखा। पहली बार लग रहा है जैसे हम एक साथ सांस ले रहे हैं, और पहली बार मैं तुम्हें मुकम्मल अपना महसूस कर रही हूँ, बगैर किसी फासले के। हवा चल रही थी और जिंदगी किसी नई शुरुआत की दहलीज पर थी। हम दोनों ने एक साथ सफर का आगाज किया, सच्चाई, यकीन और साथ के वादे के साथ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।